हेलो एवरीवन। तो आज यार एक नवी एनर्जी के साथ फिर से एक नवा चैप्टर स्टार्ट करते हैं गाइस, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे यार। इजी चैप्टर है 12th का। एक अगर इजी चैप्टर्स में देखें तो मॉडर्न फिजिक्स के बाद जो सबसे इजी चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो बहुत इजी है यार। हाँ, बस लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 स्लाइड में खत्म हो गए। एक पहली स्लाइड है आपके सामने शो हो रही है, एक इसके बाद आएगी। तो 2 स्लाइड में खत्म होगा, तो कोई बात नहीं है, आराम से सब कुछ करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यार। ठीक है ना, लेंथी थोड़ा चैप्टर है लेकिन हम कर लेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही। जितना अपने पास टाइम है उस अकॉर्डिंग ही हम खत्म कर देंगे। मेन बात यह है कि कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक है ना, अगर आधा घंटा ज्यादा भी लगता है नॉर्मल ड्यूरेशन से तब भी चलेगा, बस कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के, क्योंकि लेक्चर लेंथी वैसे ही जाएगा और अगर हम बातें करने लग गए तो और लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें हम सारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चीजें देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है चीजें। करंट के बारे में देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, सेल के बारे में देखेंगे, बैटरी के बारे में देखेंगे, पावर के बारे में देखेंगे। ये सारी टर्म्स के बारे में आज हम चीजें करेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वैसे आपको पता ही होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन तब भी देख लो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपके पास कोई देखो, ये हम फिर से ढक्कन का यूज करेंगे। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है बेचारा बार बार यूज हो रहा था। तो समझ लो ये आपके पास एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इधर से मान लो इससे ऐसा चार्ज पास कर रहे हैं, इधर से निकले, इधर से मतलब इधर से आए और इधर से निकले। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज कॉल्ड क्या, अपना इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, मान लो मेटल है, मान लो, है ना। ठीक है ना, तो इसको मैं कैप को जब भी कभी लूंगा इस लेक्चर में, अगर मैंने अब वापस कभी लिया, वैसे तो लग नहीं रहा कि अब जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन अगर कहीं मैंने इसका यूज किया तो यही मान लेना कि ये मेटल है। ठीक है ना, तो अब आगे बात करें। पहली इलेक्ट्रिक करंट पता लग गया क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज का फ्लो करना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो उसके बाद बात करें यार, इलेक्ट्रिक करंट आपके 2 टाइप के हम डिफाइन करते हैं। आपके न्यूमेरिकल्स भी छोटे मोटे अगर आने होते हैं तो इस पे आ जाते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कि आपसे पूछ ले कि 2 सेकंड पे बताओ कि कितना करंट है, 3 सेकंड पे बताओ कितना करंट है, 2.5 सेकंड पे कितना करंट है, मतलब एट ए मोमेंट पूछे कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना करंट है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है ना, तो आपका आई इंस्टेंटेनियस होगा dq/dt, है ना। हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, dq/dt, है ना। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो जो टाइम होगा छोटा होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, है ना, तो इसलिए dq/dt। ठीक है ना, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, बस एक टाइम इंटरवल होता है। ये आपको मतलब कहेंगे कि 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक के बीच में कितना करंट फ्लो किया। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जब करंट पूछे तो उसको बोलते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हो ना। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, कि जैसे आपको पूछ ले कि 5th सेकंड पे, मतलब 5वें सेकंड पे कितना करंट था, तब उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, कि ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, कि 0 सेकंड से 5 सेकंड तक के बीच में कितना करंट था, कितना करंट फ्लो हुआ, तो उसको बोलते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर हमें टाइम इंटरवल दिया हो कि 0 से 5 सेकंड के बीच में, तब उसको बोलते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 10 सेकंड के बीच में। ठीक है ना, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है कि 10वें सेकंड पे, मतलब 8th सेकंड पे मान लो है कि आपको पूछा 8 सेकंड पे आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई एवरेज आपका क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपका होगा
एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें होगी, बोर्ड लेवल की बातें ही हैं। ठीक है, कभी कभी जेई में बहुत रेयरली आता है, नीट में भी। ठीक है, लेकिन आपको तब भी पता होना चाहिए, आ गया तो अच्छी बात ही है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यार क्या होता है, चलो इसका यूज कर ही लेते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मान लो ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है। अब आपको पता है कि मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये आपका मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर कहीं रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना। मेटल इलेक्ट्रॉन्स आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जैसे आपका ये मेटल है तो आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पता है आपको, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद जब इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, है ना, बैटरी से या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया मेटल को, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि आपने किसी पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। आपको पता है ना, जब जहां पोटेंशियल होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई एग्जिस्ट करने लग जाती है। तो जब इसको आप किसी मेटल को किसी बैटरी से या किसी पोटेंशियल डिफरेंस से आप कनेक्ट करोगे, तो अब इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगती है। आपको मैंने एक फॉर्मूला कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F बराबर QE। ये आपको मैंने फॉर्मूला कराया था कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो चार्ज में जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला A है। ठीक है, तो अब इसमें अब जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से या किसी भी चीज से, ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। अब देखो क्या होगा, अब क्या हुआ, पहले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री टू मूव थे, जब हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया था तब आपके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब जब आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण इसमें फोर्स लगेगी। तो अब इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगने लग जाती है, तो उस फोर्स के कारण वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाते हैं। पहले रैंडम कहीं भी जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। देखो ये तो कारण है ना, आपके पास कोई मेटल होता है, कोई आपके पास मेटल का पीस है, आप कहते हो कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आपको पता है कि जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके घर में मेटल रखा हुआ है कोई, लेकिन उसको आप छूते हो तो आपको करंट नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? चार्ज तो मूव कर रहा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो कंडक्टर है ना, ये मान लो आपके पास कंडक्टर है, तो रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो माना ये जाता है कि अगर जितने, जैसे आपका पूरा मेटल है ना, पूरा मान लो मेटल है, ये मेटल का एक पीस है पूरा, तो माना यह जाता है कि जैसे मान लो आपको मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो क्या होता है, ये माना जाता है कि मेटल क्यों नहीं, ठीक है, मेटल जब तक हम किसी चीज से कनेक्ट नहीं करते, जब आपके पास घर में कोई मेटल रखा होगा और आपको ऐसे तो नहीं उसको आप छूते हो तो आपको करंट लग जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट क्यों नहीं है उसमें? उसका रीजन समझो, क्या होता है, मेटल में एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये माना जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इस एरिया, मतलब ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये माना जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से एंटर किए उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकल गए, तो एक दूसरे का करंट कैंसल आउट कर देते हैं, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इस कारण आपका करंट नहीं होता। लेकिन अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, मतलब कोई किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगी। इस कारण जैसे मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने इधर दे दी कि इलेक्ट्रिक, ये मेटल है आपका, ये आपका मेटल का पीस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने डायरेक्शन इस तरफ दे दी, ठीक है, आपने बैटरी कनेक्ट किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ। हमेशा याद रखना कि नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप गैस कर सकते हो, ये आपका जैसे हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा
ठीक है ना। अगर आपका Ku नेगेटिव साइन का होगा, Ku आपका मान लो आपका इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, Ku इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव साइन का होता है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे ना। तो आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी नेगेटिव चार्ज वाला हो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट में उसको फोर्स लगती है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स लगती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज में अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स आपको इस तरफ लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स इस तरफ लगेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, अब जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर है तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगने लग जाएगी इधर से इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर से इधर है, मेरे तरफ मतलब आपके तरफ से मेरे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और फिर फोर्स इलेक्ट्रॉन में कहां लगेगी, इस तरफ, मतलब मेरे से आपके तरफ। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे, मतलब आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, आपके तरफ ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। वैसे आपको डेफिनेशन की अभी इतनी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता हो तब भी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना आपसे, क्योंकि उधर पूछेंगे नहीं व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। जनरली तो नहीं पूछते, ठीक है, बहुत रेयरली हो सकता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए, एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिससे जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने इसकी 3 टाइप्स लिखे हैं और तीनों टाइप ही आपको याद रखने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूले बहुत हैं, फॉर्मूले बहुत हैं और उनके ना इंटरचेंज याद रखने हैं आपको, कि ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपसे क्वेश्चन कभी कभी क्यों नहीं होते, क्योंकि आपको एक पूरी उसकी हर एक कन्वर्जन नहीं पता होती। कुछ बच्चों को बस यही फॉर्मूला याद होता है, ये दोनों याद नहीं होते, और क्वेश्चन जो है आपको इन टर्म्स में आ जाता है। हालांकि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा और आपको डिराइव करना पड़ेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, -E, मतलब जो आपका ए वाला ई है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, आपको दिख भी रहा है। उसके बाद कैपिटल ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, -E कैपिटल E बाय एम इंटू टाउ। टाउ आपका क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आपको गिवन होगा, डेफिनेशन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके कोई इतनी खास जरूरत की है नहीं, ठीक है ना। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आपको सब कुछ दिया होगा। ये तो आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे देंगे, ठीक है, टाउ आपको, ये सब सारी चीजें उन्होंने दी होंगी, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और है इसका, लैम्डा मीन बाय टाउ एवरेज। लैम्डा मीन क्या है, मीन फ्री पाथ, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो लैम्डा मीन डिवाइड बाय टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ए बी है इसका, एक ए बी है आई डिवाइड बाय एन ए ई, आई डिवाइड बाय एन ए ई, ए बी आप याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि आई बराबर एन ए वी डी ई, है ना, मतलब इसको ऐसे ज्यादा कर याद रखते हैं कि आई बराबर है आपका NaVDE, है ना। इसको बोलते हैं, इसको कभी कभी याद रखने के लिए बोल देते हैं नेवी फॉर्मूला, कि नेवी फॉर्मूला I बराबर है नेवी के, NaVE के। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने अभी उसके फॉर्म में लिखा है कि I बाय NaE, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि I बराबर नेवी के होता है, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी। तो ए या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसमें ये जो n है, इस पे बच्चे गलती कर देते हैं कभी कभी। ये जो आपका n है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n आपका बराबर है कैपिटल N बाय V, ठीक है ना। मतलब एक चार्ज डेंसिटी आप इसको या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो। n क्या है, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। V क्या है आपका, वॉल्यूम, V इधर क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इसको बोल सकते हो, या नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल n याद रखना कि स्मॉल n का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। स्मॉल n का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय
वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है, कभी कभी ये बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक है ना, तो ये था यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसके बाद बात करें करंट डेंसिटी। एक करंट डेंसिटी नाम की चीज होती है। करंट डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली सिंपल सी चीज है, करंट डिवाइड बाय एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, है ना। करंट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है ना, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नीट में तो आ सकता है, क्योंकि ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। आपसे पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि क्या करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। वैसे ही मुझे फील हुआ तो मैंने बोल दिया कि आ सकता है। तो जे आपका बराबर, जे आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी को जे से डोनेट करते हैं और जे आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब जिसकी डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इसलिए यार इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि I बराबर है, देखो आपने लिखा था J बराबर है I बाय ए के, तो आप I को लिख सकते हो J इंटू ए। तो I बराबर है J वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको अब वेक्टर की फॉर्म में हमने लिख दिया कि J ए कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आपका क्या आता है? जब डॉट प्रोडक्ट को करते हैं तो आपका क्या आता है? J ए कोस थीटा ही आता है ना, कोस थीटा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा आता है। ठीक है ना, तो ये चीज है आपकी, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो फिर से हमने ले लिया, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो आई आपका बराबर होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मान लो अब आपका ए है ना, ए आपका क्रॉस सेक्शन, अच्छा आपको ऐसे दिखेगा ना, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ए आपका मतलब ये आपका मेटल है मान लो, या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये आपका मेटल है, इसमें से आपका मान लो करंट पास हो रहा है, इसमें से आपका करंट पास हो रहा है, और करंट मान लो कि आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं मानो, है ना, सीधा नहीं, ऐसे मान लो कि इस एंगल से जा रहा है, ऐसे तिरछा, मतलब ऐसे निकल रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे निकल रहा है, ऐसे, जैसे आपको ऐसे ही दिखा देता हूं। तो ए जैसे आपका मान लो, ए आपका ए है, ठीक है, चलो इधर ज्यादा अच्छी रहेगा। तो ए आपका है, ऐसे सीधा नहीं मानो कि ऐसे मानो किसी एंगल से करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है तिरछा। ठीक है, और आपका एरिया क्या है? एरिया एक मैंने लिया है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, ये आपका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर आपका ये है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आपके मेटल के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है। तो आपका एरिया वेक्टर ये रहा, बिल्कुल सीधा। एरिया वेक्टर आपका क्या है? बिल्कुल सीधा। और करंट मान लो आपका ऐसा तिरछा जा रहा है, करंट मान लो आपका तिरछा जा रहा है, तो आपका क्या हुआ? आपका ए एरिया वेक्टर है, ए आपका एरिया वेक्टर है, और ए आपका करंट वेक्टर है, और ए आपका करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर आपका ऐसे सीधा है, सिंपल सा मतलब एरिया वेक्टर आपका ऐसे सीधा है, और करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है। तो एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं थीटा। जो इधर आपका थीटा यूज हुआ है, ये क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आपका ऐसे था, ठीक है ना, और करंट कैसे फ्लो हो रहा था? ऐसे। एरिया वेक्टर आपका ऐसे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं थीटा, उसी को बोलते हैं थीटा। ठीक है ना, बस थीटा बताने के लिए किया था कि थीटा क्या है। ठीक है ना, तो आई बराबर है आपका जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो जे आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखना। ठीक है ना, जे का एक फॉर्मूला और है सिग्मा ई के। जे बराबर होता है सिग्मा ई के। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। सिग्मा आपका क्या होता है? सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल आपको दी होती है, गिवन दिया होता है। तो जे बराबर होता है सिग्मा ई के। एक वेराइटी ए भी है ना, काफी बच्चों को ये फॉर्मूला तो याद रहता ही है, ये तो नॉर्मल सा है, लेकिन ये नहीं याद रहता और क्वेश्चन इस पे ही आ जाता है। तो इसको भी याद रखना कि जे बराबर है सिग्मा ई के। ई आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद करंट डेंसिटी क्लियर है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर एक टर्म आती है मोबिलिटी। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ए मोबिलिटी, है ना। तो मोबिलिटी को यार म्यू से डोनेट करते हैं। ठीक है ना, मोबिलिटी को म्यू से डोनेट करते हैं। और मोबिलिटी क्या होती है? बराबर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। मोबिलिटी आपकी बराबर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये आपकी मोबिलिटी होती है। इसको आप एक, इसकी दूसरी टाइप भी है ई टाउ बाय एम।
ई टाओ बाय एम, ठीक है। तो इसको आप निकाल सकते हो, इधर से देखो, इस फॉर्मूले से ये चीज आपकी और निकल आएगी। जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो ये दूसरी चीज तो अपने आप ही निकल आएगी। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी आपकी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नीचे ले जाओ तो आपका ये आ जाएगा वी बाय ई, मतलब वी बाय ई आपका आ जाएगा ई टाओ बाय एम। तो वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये बात हो गई। अच्छा, सिग्मा की बात और कर लेते हैं। कंडक्टिविटी आपको दिया होता है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना, कि कंडक्टिविटी आप कभी कभी पूछ भी लेते हैं कभी कभी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी। रो का मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी, है ना। तो सिग्मा का एक फॉर्मूला देख लो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि कंडक्टिविटी बराबर होता है एन ई स्क्वायर टाओ बाय एम। एन ई स्क्वायर टाओ बाय एम, स्मॉल एन है, याद रखना, स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन बाय वी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एन ई स्क्वायर टाओ बाय एम, टाओ आपका क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एम आपका क्या है, एम तो मास है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये आपका कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला और क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं और बच्चों को याद नहीं रहते, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक प्यारा सा एक नॉर्मल सा लॉ आता है जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या होता है उसको देख लो, ये सब बच्चों की बात है, आपको पहले से ही पता होगा कि I बराबर होता है V बाय R, यही आपका ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ हमें ये कहता है कि जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, बस सिंपल सी बात ये कहता है, ठीक है। ये अपना हमें ओम्स लॉ कहता है कि I बराबर है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। तो ये अपना ओम्स लॉ हमें कहता है, क्लियर है। तो I बराबर है V बाय R के। इसमें I आपको पता है, I किसको डोनेट करते हैं, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डोनेट करते हैं, R से हम रेसिस्टेंस को डोनेट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना तो पता ही होगा, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो V आपका बराबर होता है पोटेंशियल के, V से किसको डोनेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो I बराबर होता है V बाय R, यही है अपना ओम्स लॉ, ठीक है ना। इसको और भी एक टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, आपका रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है, ये भी आपने देखा होगा 10th 9th में भी, ठीक है। अभी देख लो, नहीं देखा तो, ठीक है ना। रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस मतलब ओपोजिशन, है ना, करंट को रोकने वाली चीज। करंट फ्लो करता है तो रेसिस्टेंस क्या करता है, उसको ओपोज करता है, रोकता है, कम करता है उसकी वैल्यू को, ठीक है ना। तो रो बराबर है रो एल बाय ए, कम नहीं करता मतलब ओपोज करता, सॉरी कम नहीं करता, अपोज करता है ना, ओपोजिशन प्रोवाइड करता है। तो आर बराबर होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर होता है रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, ठीक है। रो आपका क्या होता है, रेसिस्टिविटी, रो आपका होता है रेसिस्टिविटी, सिग्मा आपका होता है कंडक्टिविटी। तो R बराबर होता है रो एल बाय ए, एल क्या है आपका लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ ए वायर, एल क्या है आपका लेंथ ऑफ ए वायर, ए क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो ये आपका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और सिग्मा और रो में क्या रिलेशन है, तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकली होती है, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ में क्या पता लगा हमें कि I बराबर है V बाय R के, रेसिस्टेंस बराबर है रो एल बाय ए के, सिग्मा बराबर है 1 बाय रो के। चलो ये तो ठीक ही है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। उसके बाद ये दो चीजें आ जाती हैं, ये वाली चीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार जेई मेंस में और जेई एडवांस में भी आ चुकी है, ठीक है। मेरे जेई के एग्जाम में आई थी ये वैसे, ठीक है ना। वैसे अभी बात करें क्या है चीजें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, आपको दिख ही रहा है। तो भैया बताया क्यों है, तो दिख ही रहा है फॉर्मूले में ही। तो क्यों बताया इसको देखो, व्हेन वायर कट, जब वायर को काटा, देखो क्या है, जब आपकी मान लो एक वायर है, एक आपकी तार है आपके पास, है ना, घर में तार होगी कोई देख लेना। तो आपके पास है वायर है, तो वायर की लेंथ मान लो L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए वायर है आपकी, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका वो A है। तो अब आपने मान लो वायर को काट दिया, उसके दो पीस कर दिए, अब एक पीस ही आपके पास है। तो आर आपका, तो व्हेन वायर कट,
कि जब वायर को आप काट दोगे तब रेसिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितनी लेंथ ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा, जितनी लेंथ कम रेसिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ए है। जितनी रेसिस्टेंस, जितनी लेंथ कम उतना रेसिस्टेंस कम होगा। तो पहले आपकी वायर मान लो इतनी थी, पहले आपकी वायर इतनी थी, बाद में आपने काट दिया, उसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, लेंथ को डिक्रीज कर दिया, लेकिन याद रखना एरिया, आपने एरिया में कोई चेंज नहीं किया। एरिया आपका पहले भी वही, एरिया आपका पहले भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही था। जैसे सपोज करो ये आपका मार्कर है, ये मान लो मार्कर ही आपकी वायर है। तो आपका अब क्या है, आपने मान लो इसको काट दिया, पहले आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ए था, लेकिन जब आप इसको काटोगे तब भी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, सेम ही है तब भी, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तब भी यही रहेगा, चाहे इसको आप काट दो। तो आपने लेंथ चेंज की, एरिया चेंज नहीं किया। ठीक है, तो तब क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। ठीक है, तो नॉर्मल केस है। ए दूसरा केस देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, इस पे क्वेश्चन आता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के कैसे हो गया, इसको देखो। व्हेन वायर स्ट्रेच, जब वायर को आपने स्ट्रेच किया, मतलब जैसे आपकी वायर है तो इस वायर को आपने खींचा, जब खींचोगे तो पतला होगा, है ना, ये तो नहीं होगा, वायर नहीं है क्योंकि लेकिन जब आपकी वायर होगी तो जस्ट इमेजिन करो, जैसे आपकी मान लो इतनी मोटी वायर है, इतनी मोटी वायर है, तो जब उसको आप स्ट्रेच करोगे, तो आपकी क्या होगी, वायर पतली होने लग जाएगी। मतलब एक तो लंबी भी हो रही है, ऊपर से पतली भी हो रही है, मतलब लेंथ भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है। ये समझ रहे हो, क्लियर है। जब आप वायर को, अपने घर में आपके कोई वायर होगी, उसको खींचना, मोटी वायर होगी, उसको खींचना, तो खींचोगे तो लंबी भी होगी और पतली भी होने लग जाएगी, मतलब उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है। समझाने का मतलब इतना ही है। तो जब लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो रही है तब देखो क्या होगा। तो रेसिस्टेंस आपका बराबर होता था, रेसिस्टेंस आपका बराबर होता रो एल बाय ए आपका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता था। अब आपकी लेंथ भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज नहीं चेंज हो रही, वो क्या है, वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम फॉलो हो रहा है, वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका जब आप वायर को खींचते हो तो लेंथ इंक्रीज होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है ना। आपके पास एक मोटी वायर है, तो मोटी वायर को जब आप खींचते हो तो लेंथ इंक्रीज होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है। तो लेकिन ओवरऑल आपका वॉल्यूम सेम ही रहता है, ओवरऑल वॉल्यूम आपका सेम ही रहता है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो बस इसमें एक चीज को आप कांस्टेंट बना दो। देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम होगा। तो बस दोनों साइड में ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे आपने एल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक है। आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो आपने बस क्या किया, एरिया था, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए चीज अब क्या बन गई आपकी, वॉल्यूम। ए चीज आपकी अब क्या बन गई, वॉल्यूम। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फाइनली जब आपने एक चीज को कांस्टेंट कर दिया तो आपका नीचे अब क्या आ गया, वॉल्यूम। अब आपका नीचे आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो जो आपके रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है वो कांस्टेंट ही होती है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट ही है, तो आपका आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। तो इसलिए आया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के। जब व्हेन वायर इज स्ट्रेच या कोई भी और प्रोसेस किया हो जिससे एरिया चेंज हुआ हो, जैसे आपने एक वायर ली और उसको फोल्ड कर दिया, एक वायर ली आपने उसको फोल्ड कर लिया, है ना, उसको फोल्ड कर लोगे। जैसे इस वायर को जस्ट सपोज करो, ये मान लो आपकी वायर है और इसको मैंने आधे से ऐसे फोल्ड कर दिया एक दूसरे के ऊपर, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इतना मोटा हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तब भी आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के, है ना। तो जल्दी जो आपका जर्नली है वो स्ट्रेचिंग पे ही आता है कि स्ट्रेच कर दिया है। और इस पे क्वेश्चन ना ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन इस पे आता है एरर के अकॉर्डिंग, कि आपको पूछते हैं कि आपने लेंथ में इतना एरर है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है। आपको मैं फॉर्मूला ही बता देता हूं कि चेंज इन रेसिस्टेंस, आपने अगर एरर किया होगा तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। चेंज इन रेसिस्टेंस बराबर होता है
2 डेल्टा एल बाय एल। जब आपका जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, तो आपका डेल्टा आर बाय आर बराबर होगा 2 डेल्टा एल बाय एल के। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब एरर निकालने का मेथड है। तो आपको दिया होता है उधर, आपको बता देते हैं कि लेंथ में जो है वो एरर है 1% का, तो रेजिस्टेंस में कितना होगा, तो आप बोलोगे अगर लेंथ में एरर 1% का है, लेंथ में एरर 1% का है तो रेजिस्टेंस में कितना होगा 2%। तो ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है रेजिस्टेंस और लेंथ के एरर के बीच में, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, कभी बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे इसको लगा देते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, तो अगर लेंथ में 1% एरर आया तो रेजिस्टेंस में भी 1% एरर आएगा, जो कि गलत हो जाता है, याद रखना। जब एरिया भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रही है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के होता है, ना कि एल के। तो उसलिए आपका जब अगर लेंथ में 1% में एरर 1% का एरर है तो रेजिस्टेंस में 2% का एरर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ये चीज कर सकते हो, इस फॉर्मूले को आप लिख लेना कहीं, ठीक है ना, कि डेल्टा आर बाय आर बराबर होता है 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आया हुआ है, मेरे ही एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करें, ठीक है, तो बात हमने कर ली कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद लेंथ, कि लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा था। अब बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर में कुछ चेंज करें तब रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। तो उसका एक फॉर्मूला लिखा है, सिंपल सा फॉर्मूला, आर टी बराबर है आर नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी नोट माइनस टी, ठीक है। आर नोट मतलब क्या, इनिशियल टेम्परेचर, नोट जहां लगाया हो, नोट का मतलब इनिशियल स्टेज पे, तो आर नोट का मतलब क्या कि इनिशियल टेम्परेचर पे जो आपका रेजिस्टेंस है उसको हमने बोला आर नोट। मान लो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था, टी नोट, आपका इनिशियल रेजिस्टेंस था टी नोट, तो टी नोट आपका मतलब पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। उसके बाद आपने कुछ टेम्परेचर में मतलब आप उसको नोट से मतलब टी नोट टेम्परेचर से आप टी तक ले गए, है ना, कि मान लो उसका पहले टेम्परेचर आपने 25 था, 25 से आप 23 पे ले गए, 25 से आप 25 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो टी नोट आपका क्या था 25 और टी आपका क्या है 23, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर टी आपका बराबर होगा आर नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी नोट माइनस टी के, है ना। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है विद मतलब कैसे रेजिस्टेंस वैरी करता है विद टेम्परेचर का, उसका आपका फॉर्मूला है ना। ये आपका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से वैरी होने का, कि आर टी आपका बराबर होता है आर नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी नोट माइनस टी के। सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ जाता है, आपको अल्फा भी दिया होगा, आर भी दिया होगा, आर टी भी दिया होगा, आर नोट भी, बस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद कॉम्बिनेशन पे बात कर लेते हैं। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया था, अब रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन आपको पता है 2 टाइप्स की ही है अपने पास, एक सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक या पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या, एक आपका रेजिस्टेंस ये रहा, ये देखो एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो उसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे आपने सीरीज में लगा दिए हैं, तो इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने सर्किट भी उसका बनाया हुआ है कि ये आपकी बैटरी है, बैटरी का सिंबल ऐसे ही होता है, आपको पता होगा, ये सब नहीं बताने की जरूरत आई हो, ठीक है ना। तो सर्किट ऐसे है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस R3 है। तो ये आपके 3 रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें तो इन सीरीज करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस में, क्या होता है, हर एक जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट ही फ्लो करता है, हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट ही फ्लो करता है, ठीक है। तो आपका इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट होगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई। तो याद रखना कि सीरीज में करंट सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। अब बात कर लें जो फॉर्मूले की अपनी, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला
कि आपको इक्विवेलेंट पूछ लेते हैं ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो आपका आर इक्विवेलेंट बराबर होगा, बस सिंपली ऐड कर दो, आर इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपका आर इक्विवेलेंट ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपसे मान लो ये पूछ लें कि V1 कितना होगा। देखो V1 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। आपको पूछ सकते हैं कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, तो आपको ड्रॉप की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, तो ये बराबर होगा V1 बराबर IR1 के, है ना। आपको पता है कि I बराबर है VR के, तो आपका V बराबर होगा IR के, है ना। तो आपका इधर से आ जाएगा कि अगर आपसे V1 पूछा है तो I तो आपका कॉमन ही है, तो V1 बराबर है IR1 के। इसी तरह V2 आपका बराबर होगा IR2 के, है ना। I तो दोनों में ही सेम लगेगा, क्योंकि इसमें भी, इस रेजिस्टेंस में भी करंट सेम है, इसका भी करंट की वैल्यू सेम ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है। तो दोनों इक्वेशन में I तो सेम है, बस रेजिस्टेंस के कारण चेंज होगी वैल्यूज उसकी, ठीक है। तो V3 मैंने नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं बची थी। अब V3 आपका क्या होगा, V3 बराबर होगा IR3 के, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो A होता है यार आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। बस आपको क्या याद रखना है कि सीरीज में करंट सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस में, और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो आपको ऑटोमेटिकली याद ही रह जाता है, ठीक है ना। आप कोशिश भी करो भूलने की, तब भी नहीं भूला जाता, ठीक है ना। उसके बाद बात करें रेजिस्टेंस इन पैरेलल की भी देख लो, ठीक है। रेजिस्टेंस अब आपके पैरेलल में लगे हैं, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, पैरेलल में 1 2 3, ऐसे 3 रेजिस्टेंस आपके पास हैं। तो मैं 3 ही लेके चल रहा हूँ, आप जितने मर्जी ले सकते हो। ऐसे 4 दिए होते तो बस आप क्या करते, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे आप करते जाते। अब आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल में अब आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, बस ये जैसे हमने कैपेसिटेंस में भी ये फॉर्मेट देखा था। कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर के केस में एक फॉर्मेट आपका सीरीज में लगता था। जब कैपेसिटर आपके सीरीज में हो तब ये फॉर्मूला लगता था। ये मैंने आपको कैपेसिटर कराने के टाइम भी बताया था कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के फॉर्मेट में जो फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो जस्ट ऑपोजिट है। कि जब कैपेसिटर आपके पैरेलल में होते हैं, कैपेसिटर जब आपके पैरेलल में होते हैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। कैपेसिटर जब आपके सीरीज में होते हैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। लेकिन चलो अब बात इसी पे करते हैं। तो रेजिस्टेंस जब आपके पैरेलल में हो तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 1/+1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे आप अपना R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ऐसे आप R इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक है ना। पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में आपका करंट सेम होता है, पैरेलल में आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है ना। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, कि इसके अक्रॉस, अगर इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। इधर देखो, इधर पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग था। इधर रेजिस्टेंस, इधर पोटेंशियल क्या था, V1, इधर V2, इधर V3। लेकिन इन तीनों रेजिस्टेंस में जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उधर पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो इधर भी पोटेंशियल V है, इधर भी पोटेंशियल V है, इधर भी पोटेंशियल V है। तो R इक्विवेलेंट आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। सीरीज में बस याद रखना करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, ठीक है ना। और ये तो आप निकाल ही सकते हो I, मतलब जैसे आपको I1 पूछ लें कि मतलब ये आपका, देखो मैंने 3 रेजिस्टेंस 3 करंट बनाए हैं, कि मतलब आपका ये बैटरी थी, बैटरी से I करंट गया, बैटरी से I करंट गया। अब ये 3 रास्ते हैं तो 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगा। एक मान लो इधर इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 करंट आया, इधर आपका I2 करंट आया, इधर आपका I3 करंट आया। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि R1 के अक्रॉस कितना करंट है। तो I1 आपका क्या होगा, V/R1 के, क्योंकि V तो आपको बैटरी का पोटेंशियल दिया होगा। तो I1 बराबर होता है V/R1 के। आपने ओम्स लॉ लगाया बस, ठीक है, तो उससे आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका I2 भी आ गया, I3 भी आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें थी यार, ज्यादा टाइम की कोई बात भी नहीं थी इसमें, कोई ज्यादा कोई कंसेप्ट भी नहीं थे। यही बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इजी कंसेप्ट है, लेकिन फॉर्मूले हैं बस, ठीक है ना। इस करके टाइम कम लग रहा है, ठीक है ना। अब ये स्लाइड हो गई इस तरफ की, इस तरफ की बात कर लेते हैं। EMF की बात करें, EMF क्या होता है। देखो आपकी कोई बैटरी है, आपकी कोई बैटरी है, जब बैटरी को हमने कहीं किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया है, मतलब
किसी एक्सटर्नल सर्किट से हमने कनेक्ट नहीं किया, बस आपने बैटरी आप बाजार से गए, बाजार से बैटरी लेके आके रख दी, तो अभी उसमें आपने किसी में डाला नहीं है, उसको किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है ना, किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है, तब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है, ईएमएफ। देखो क्या मैंने डेफिनेशन लिखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, कि जब उससे करंट नहीं निकाल रहे हैं तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ना फुल फॉर्म इसकी फोर्स की तरह है, कभी कभी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पहले आता था, बहुत पहले, कि व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इसका कभी कभी पूछते थे कि व्हाट इज ईएमएफ, क्या ये फोर्स है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो नाम से फोर्स लिखा हुआ है लेकिन है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, लेकिन है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, है ना, कि मतलब जो आपकी ये बैटरी है लेकिन अभी इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब करंट जब आपका जीरो है, जब आपका करंट जीरो है तब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टर्मिनल है उसको बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, हर एक सेल में या हर एक बैटरी में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसके मटेरियल्स के कारण उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस तो वो होता है जो हम लगाते हैं अपने तरफ से, है ना, ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं छोटे छोटे होते हैं। आप कोई बच्चे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे वो देखेंगे अपनी इंजीनियरिंग के टाइम में, छोटे तो 11th-12th में भी अगर आप मतलब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो आपको उधर भी दिखाएंगे, छोटे छोटे से होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की बात करें, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब कि बैटरी या सेल हो आपके पास तो उसके खुद की मटेरियल के प्रॉपर्टी के कारण कुछ ओपोजिशन देती है ना, ओपोजिशन देती है करंट को, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब द ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड ए सेल, कि सेल के इनसाइड ए सेल के कारण ही जो ओपोजिशन हमें प्रोवाइड होती है इन फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो आपके रेजिस्टेंस है ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब बात करें तो ये आपकी बैटरी है ना, ये आपकी बैटरी है, इस सिंबल को हम बोलते हैं आइडल बैटरी। जब आपके पास ऐसा सिंबल हो, जैसे ये हमने बैटरी लगाई है, इधर हमने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं शो किया, तो ये क्या है आपकी आइडल बैटरी, इसको बोलते हैं आइडल बैटरी, ठीक है ना। लेकिन आपके बैटरी है, और जनरली इन प्रैक्टिकल केसेस में बात करें तो आपके हर एक बैटरी आइडल नहीं होती, ठीक है ना। प्रैक्टिकली में बात करें तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप नहीं लोगे, ठीक है ना। जब बात की हो तभी लोगे आप, नहीं तो आप यही मानोगे कि हम आइडल बैटरी ही अज्यूम कर रहे हैं। जब आपको ये साइन ऐसे दिया हो तब आप मानोगे कि हाँ बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपकी बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, अच्छा मैंने बनाया ही हुआ है फिर, ठीक है। तो देखो ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई था, मतलब ईएमएफ का ई मतलब क्या है, ईएमएफ मतलब जब कोई करंट पास नहीं हो रहा था, जब कोई करंट पास नहीं हो रहा था, मतलब अभी आई पास नहीं हो रहा था, तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ई था। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियल में ड्रॉप आता है जब करंट फ्लो करने लग जाता है अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। तो अब आपका V क्या होगा, V का ये फॉर्मूला आपको कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो V बराबर होगा E माइनस आई आर के। किरचॉफ लॉ लगाया है बेसिकली, लेकिन आपको किरचॉफ लॉ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शायद बताऊं भी, और आपको वैसे भी मैंने कहा है कि आप ऐसे जो किरचॉफ लॉ की मैंने आपको कैपेसिटर के टाइम ही कहा था कि उसकी प्रैक्टिस कर लेना, सिंगेज की बुक से या एच सी वर्मा सर की बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लेना, सिंगेज की बुक से ही करना। एच सी वर्मा सर ने कुछ दूसरे मेथड से किया है जो कि अभी आपके लिए बेटर नहीं है, ठीक है ना। तो V बराबर है, वैसे अभी फॉर्मूले को ध्यान में रखना कि V बराबर है E माइनस आई आर के, है ना, कि पोटेंशियल जो आपका V है, जब पहले बैटरी ऐसे रखी हुई थी आपने, बैटरी में किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया था, तब उसका पोटेंशियल क्या था, E था।
लेकिन जब उसमें आप करंट फ्लो करने लग गया तो पोटेंशियल आपका घट जाता है, E माइनस आई आर हो जाता है। पहले E था, अब आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E में से आई आर माइनस हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है जब करंट फ्लो करता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो V बराबर होता है E माइनस आई आर के, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बीच का रिलेशन। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं यार सीरीज ग्रुप। मतलब अब हम बात करेंगे, हमने सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है, सेल को कनेक्ट करे हैं, बहुत से सेल हमने लगा दिए हैं, उसकी ग्रुपिंग की बात करेंगे कि ग्रुप बना दिया है कुछ सेल का। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग की। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या कि आपने बैटरीज जो है सीरीज में कनेक्ट कर दी हैं, तब आपको कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी मान लो बैटरी E1 है, बैटरी या सेल जो मानना है मान लो, ये आपका सेल E1 है। ठीक है, ये सेल आपका E2 है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ठीक है ना, इसका R3 है। तो ऐसे आपके पास N सेल लगे हुए हैं। मान लो मैं अब N हम बना तो नहीं सकते ना कि N सेल लिखते जाएं, तो मैंने इधर तक 3 बनाए हैं, लेकिन आप ये मानना कि N सेल्स आपके पास हैं, है ना, कि E4 है, E5 है, E6 है, ऐसे N सेल हैं आपके पास। ठीक है ना। तो सीरीज में हमने सेल्स को कनेक्ट कर दिया है। तो आपसे पहली चीज पूछ सकते हैं E इक्विवेलेंट, कि इन सारे सेल्स का E इक्विवेलेंट क्या आएगा, कि नेट EMF क्या होगा, है ना, नेट EMF की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो E इक्विवेलेंट आपका होगा, सिंपली बस सम कर दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ऐसे करके EN तक, है ना, E4 नहीं EN तक। ठीक है ना, EN तक। तो ए आपका होगा E इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ऐसे आपका हो जाएगा E इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो अब आगे बात करें। अच्छा, ये याद रखना, ये देखो मैंने कैसे लिखा है कि ए पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ए पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसको देखो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, मतलब ये पॉजिटिव वाली प्लेट, ये नेगेटिव वाली प्लेट, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिखने में लग रहा है सीरीज है, लेकिन है क्या, पैरेलल। याद रखना, कभी कभी सिली मिस्टेक कर देते हो आप इस पे। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है ना। तो सीरीज की भी बात करते हैं, तो आपका E इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। ठीक है ना। R इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है, सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, आपको पता है, अभी हम बात करके हटे हैं कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो R इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, बस सिंपली सम कर दो। तो R इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे Rn तक ले जाओ, तो आपका R इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद एक दो चीज पूछ सकते हैं आपको, उसके बाद पूछ सकते हैं करंट की वैल्यू, कि I की वैल्यू बताओ, जो है आपका करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो I कैसे होता है, I आपका क्या होता है, आपको ओम्स लॉ से पता है कि I बराबर होता है आपका, कहाँ मैंने ओम्स लॉ लिखा था आपका, ओम्स लॉ, अच्छा यार, I बराबर होता है V बाय R के। तो I आपका बराबर होता है V बाय R के। तो V भी आपको पता है, R भी आपको पता है, तो आप निकाल लोगे। देखो V आपका क्या है, मतलब पोटेंशियल, मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल क्या है आपका, तो EI, मतलब ए आपका इफेक्टिव पोटेंशियल है ना, सम ऑफ EI मतलब क्या, सम ऑफ EI मतलब क्या, कि जितने आपके पास E की वैल्यूज है, तो आपके पास N तक है, तो E इक्विवेलेंट आपका इधर आ जाएगा ऊपर, है ना, ऊपर आपका E इक्विवेलेंट पोटेंशियल आ जाएगा। नीचे आपका क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस। तो आपके पास रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, एक तो इन सब का आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया, R1 R2 R3, इसका R इक्विवेलेंट ये रहा, है ना, R इक्विवेलेंट ये रहा, और प्लस R, प्लस एक एक्सटर्नल, मैंने सर्किट में एक कैपिटल R भी लगाया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाया है। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि जो आपके सब के सब क्या है, सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हैं आपके वो सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपने बस क्या किया, सिंपल सा मतलब वो है यार कि करंट आपको निकालना है, तो क्या करोगे, V बाय R करोगे। तो V इफेक्टिव आपका V इक्विवेलेंट क्या है, सम ऑफ EI।
ठीक है। आर इफेक्टिव क्या है आपका, सम ऑफ आर आई, मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ए आपकी आई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है सीरीज ग्रुपिंग। आपसे तीन चीजें पूछ सकते हैं, एक ई इक्विवेलेंट की सेल्स को आपने जब एन नंबर ऑफ सेल कनेक्ट कर दिए हैं तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगी ये पूछ सकते हैं। आर इक्विवेलेंट के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। टोटल अगर रेजिस्टेंस पूछते तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता, जब आपसे आर टोटल पूछते, आर टोटल आपका क्या होता, आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, है ना। टोटल रेजिस्टेंस तो ही होता, क्योंकि ये जो R1 R2 R3 पहले इनका आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो आपका आया आर इक्विवेलेंट, आपका आया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ए पूरा आर इक्विवेलेंट इस रेजिस्टेंस से भी सीरीज में कनेक्ट है, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट प्लस एस आर, ठीक है। तो यह होगा आपका टोटल रेजिस्टेंस, इसीलिए मैंने इधर नीचे प्लस आर भी लिखा। क्लियर है बात। तो आपको ये तीन चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें पैरेलल ग्रुपिंग की, किसकी, पैरेलल ग्रुपिंग की, ठीक है ना। पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें तो पैरेलल में अब आपके एक सेल आपका ए रहा, एक सेल ए रहा, एक तीसरा सेल ए रहा, मतलब एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एक क्वेश्चन आ जाता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका इक्विवेलेंट क्या होगा का ये फॉर्मूला ये है, याद रखना, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 ऐसे En तक ले जाना आप, ठीक है। डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे ऐसे आप Rn तक ले जाना। तो ए है आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इसको आप अच्छी तरह माइंड में रखना, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह आप माइंड में रखना। क्लियर है, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, इसको आप माइंड में रखना, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल ही है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो आप आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हो। तो हमने इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे रेसिप्रोकल में आप Rn तक ले जाओगे तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हो, आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर इक्विवेलेंट आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा एक दो छोटी सी चीजें और हैं, उसको भी देख लो। इफ ऑल सेल हैव इक्वल EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, देन ई इक्विवेलेंट बराबर होगा ई के। एक अच्छी प्रॉपर्टी है, कभी कभी डायरेक्ट एडवांस में क्वेश्चन में आ जाती है, जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद भी रखनी है कि मान लो अगर आपने सेम टाइप के सेल ही कनेक्ट किए, मतलब जैसे अभी तो हमने दिखाया कि इसका EMF E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, लेकिन मान लो हर एक सेल का E क्या है, सेम है, कि इसकी भी वैल्यू E है, इसकी भी E है, इसकी भी E है। मतलब आप सेम टाइप के सेल को पैरेलल्स में कनेक्ट करते जाओ, कि एक आपने सेल लिया जिसका E मतलब सेम सेल है आपके पास, है ना, सेम टाइप के सेल्स हैं आपके पास। मान लो आपके पास सेम टाइम के 10 सेल्स हैं, तो एक सेल आपने लगाया, दूसरा सेल लगाया, तीसरा सेल लगाया, चौथा लगाया, ऐसे आपने 10 लगा दिए। तो 10 सेल को आपने पैरेलल में लगा दिया और आपसे ई इक्विवेलेंट पूछे, तो एक चीज याद रखना कि अगर आप सेम टाइप के ही सेल, याद रखना, अगर आप सेम टाइप के ही सेल अगर पैरेलल में लगाओ तो ई इक्विवेलेंट आपका बराबर होता है पोटेंशियल ऑफ ए वन सेल के ही, पोटेंशियल ऑफ ए वन सेल के। जैसे आपका एक सेल का पोटेंशियल ई है, ठीक है, 10 सेल आपने लगाए पैरेलल में, जिनका हर एक का पोटेंशियल ई ही था, एक का पोटेंशियल ई, दूसरे का भी ई, तीसरे का भी ई। आपसे अगर ई इक्विवेलेंट पूछे तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा, ई ही होगा, ई इक्विवेलेंट भी आपका ई ही होगा, ठीक है ना। जाइए आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर सब सेल, मतलब इफ ऑल सेल हैव इक्वल EMF, अगर हर सेल की EMF जो है वो इक्वल हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका R हो जाए, तो आपका जो E इक्विवेलेंट है वो बराबर होगा E के ही, E इक्विवेलेंट आपका बराबर होगा E के ही, है ना। कि मतलब आप सिमिलर टाइप के सेल, सेम टाइप के सेल अगर पैरेलल्स में लगा दो तो जो इफेक्टिव जो EMF होता है वो बराबर होगा EMF ऑफ वन सेल के ही, है ना। कि आपका E इक्विवेलेंट बराबर होगा E के ही, कि एक सेल का जो EMF है वही आपके इक्विवेलेंट ऑफ सेल के ही बराबर होगा अगर आप पैरेलल में लगा दो। मतलब क्या समझ आया इधर से,
कि अगर आप जाई 10 सेल लगाओ, 10 सेल सेम साइन के, मतलब सेम टाइप के अगर आप 10 सेल लगा दो पैरेलल में, तब भी आपका कोई इक्विवेलेंट मतलब ई इक्विवेलेंट आपका सेम ही रहेगा। अगर आप लाख लगा दो, लाख सेल आपने लगा दिए, 1 लाख सेल या 1 करोड़ सेल आपने लगा दिए, तब भी आपका ई इक्विवेलेंट क्या रहेगा, ई ही रहेगा। मतलब चाहे 10 लगाओ, चाहे 20 लगाओ, चाहे 30 लगाओ, जितने मर्जी नंबर ऑफ सेल आप अगर सेम टाइप ऑफ सेल को अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो ई इक्विवेलेंट आपका ई ही रहेगा। ठीक है, कि मतलब नंबर ऑफ सेल पे फिर डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा ई से। आप इधर पुट करके भी देख सकते हो, है ना, इधर से आप दिखा भी सकते हो, है ना, कि बस सबकी क्या करो, E1 E2 सबकी वैल्यू ई पुट कर दो और R1 R2 R3 की सबकी वैल्यू R पुट कर दो, तब भी आपका ई इक्विवेलेंट ई आएगा। आप देख लेना, ठीक है, इसमें पुट करके देख लेना। मान लो 3 तक ही ले लेना, मान लो 3 तक का ही फॉर्मूला ले लेना कि 3 सेल ही है आपके पास, तो इधर भी बस E1 की जगह आप क्या पुट करना, E, E2 की जगह भी E, E3 की जगह भी E, क्योंकि तीनों सेल का EMF हमने E ही माना और तीनों सेल का रेजिस्टेंस हमने R माना, तो बस R1 R2 R3 की वैल्यू R पुट कर देना, तब भी आप देखोगे ई इक्विवेलेंट आपका E ही आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है ना, और फिर आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/N के। देखो एक क्वेश्चन को जल्दी करने वाली प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन को जल्दी करने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो आपका एक रेजिस्टेंस R है ना, ए रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस और ए है जिसकी वैल्यू भी R है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और सेम रेजिस्टेंस है, मतलब सेम टाइम के, सेम मैग्नीट्यूड के, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा आप डायरेक्ट बोल सकते हो R/2 होगा, R/2 होगा, डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है ना, अगर 3 रेजिस्टेंस लगे होते, मान लो ये 2 हैं, अगर एक और लगा होता, एक और लगा तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता, R/3। ठीक है, 4 सेम टाइप के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होते, जैसे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है, दूसरा है उसकी वैल्यू R है, तीसरा है उसकी वैल्यू भी R है, चौथा है उसकी वैल्यू भी R है, तो 4 अगर सेम टाइप के रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हैं तो आप सीधा बोल सकते हो कि R इक्विवेलेंट आपका R/4 है। इधर से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो यही मैंने लिखा है कि R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, R/N के, है ना, कि जैसे आपका एक रेजिस्टेंस मान लो आपके अपने, अब जब मैंने क्या कहा कि जब आपके हर एक सेल की EMF सेम हो जाए और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो अब आपका R इक्विवेलेंट आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके क्या है, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक R1 था, R2 था, R3 था, RN तक था। अब लेकिन आपने सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम मान ली, तो जब हर एक रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का हो और अगर पैरेलल में लगा हो तो R इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए, है ना, कि आपके पास अगर 3 रेजिस्टेंस सेम टाइप के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो आप बोलोगे R/3 उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बिना फॉर्मूला लगाए। 10 रेजिस्टेंस सेम टाइप के 10 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगे हैं तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R/10। तो वही मैंने लिखा है कि अगर आपके n रेजिस्टेंस लगे हो पैरेलल में तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R/N के। ठीक है ना, ई इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, ई के, है ना, ई इक्विवेलेंट आपका डायरेक्ट 2 चीजें याद रखनी है कि जब पैरेलल में सेम EMF के सेल लगे हो तो उनका जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो बराबर ई के ही होगा, EMF ऑफ 1 सेल के ही बराबर होगा। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R डिवाइड बाय मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल्स। ठीक है ना, तो ये आपका होगा। तो आपको कोई आई पूछ ले उस टाइम पे कि आई की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू बस इधर से निकाल सकते हो। आई आपका क्या था, सम ऑफ ई आई डिवाइड बाय सम ऑफ आर आई प्लस आर। अब आपका लेकिन ई इक्विवेलेंट अब क्या हो गया, आपका ई इक्विवेलेंट बराबर ई के ई हो गया, तो अब आप सम ऑफ ई आई की जगह आप सिंपली ई भी लिख सकते हो, है ना, कि EMF ऑफ 1 सेल डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। तो अब आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R/N के। तो आपने बस ये फॉर्मूला बस मतलब इस चीज को ही बस आपने आगे और सिंपल कर दिया कि इसके केस में, है ना, क्योंकि इस केस में जब आपके हर एक सेल का EMF और रेजिस्टेंस सेम हो जा रहा है तो आपका E इक्विवेलेंट E के बराबर हो जाएगा, मतलब स्मॉल r इक्विवेलेंट आपका R/N के बराबर हो जाएगा। तो बस हमने बस E इक्विवेलेंट की जगह हमने बस E पुट कर दिया, स्मॉल r इक्विवेलेंट की जगह हमने R/N पुट कर दिया, तो आपका फॉर्मूला A बन जाएगा। ठीक है ना, मेन बात तो ये 2 चीजों की थी, इन 2 चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब मतलब नंबर ऑफ सेल मतलब n नंबर ऑफ सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट हो
n नंबर ऑफ सेम शेल अगर आपके पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ईएमएफ वन शेल के ही बराबर होगा। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, r बाय n के बराबर होगा कि r रेजिस्टेंस ऑफ वन शेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेल्स कनेक्टेड। ठीक है ना, तो ये चीज आपकी होगी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर मान लो दिया है कि 20 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, 20 रेजिस्टेंस सेम टाइप के 20 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे कि 1/r ऐसे 20 बार लिखोगे, फिर उसको कैलकुलेट करोगे, वैसा तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट कर ही लेंगे जल्दी, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट सही में करने लग जाएंगे, तो ऐसे ना करना, सीधा बोलना r/20 इज ए r इक्विवेलेंट। क्लियर है? ठीक है ना। उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन भी आप देख लो। मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कि जिसमें पैरेलल में भी शेल लगे हैं, सीरीज में भी लगे हैं, तो देख लेते हैं उसको भी। देखो ये मैंने इसका सर्किट डायग्राम बनाया है मिक्स कॉम्बिनेशन का। ये पहले पैरेलल का, ये सबसे पहले सीरीज का था, ये पैरेलल का था, अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो पहले ए शेल सीरीज, ए वाला शेल, ए वाला शेल, ए शेल, मतलब ए चीज सीरीज में है और वापस में जो ए तीन ऐसे पैरेलल में है ना, समझ रहे हो ना क्या है। देखो n सेल्स इन सीरीज, हर एक सीरीज में n सेल है ना। जैसे एक, पहले हम इस ऊपर टॉप वाली लाइन की बात करते हैं, तो इधर आपके सेम देखो n सेल्स है, इधर सिंपल सी बात यह है कि n सेल्स हैं, तो आपके सीरीज में भी शेल लगे हैं और बाद में पैरेलल्स में भी हैं आपस में। सिंपल सा मतलब यह है, तो इसको बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, कि सेल्स पहले सीरीज में भी हैं फिर आपस में पैरेलल में भी हैं। तो इसके केस में अब आपको कुछ चीजें पूछ लेते हैं, तो उसको देखते हैं। पहले मैंने लिखा n सेल्स इन सीरीज, कि n सेल्स आपके सीरीज में थे, कि इस मतलब मान लो ए वाली आपकी सीरीज वाली है, मान लो कि सीरीज S1 की मान लो कि आपकी रो, मतलब आपकी S1 रो है, तो इसमें मान लो ये आपकी S1 रो है, तो इसमें आपके n सेल्स लगे हुए हैं, इसी तरह इसमें भी आपके n सेल्स लगे हुए हैं, इसी तरह इसमें भी आपके n सेल्स लगे हुए हैं। और m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ मतलब ये कह सकते हो कि टोटल कितने ऐसे लाइनें हैं, जैसे इधर तो मैंने 3 ही दिखाई हैं आपको कि 1 2 3, ठीक है, तो ए आपकी होती हैं कितनी नंबर ऑफ ओ है ना, कितने नंबर ऑफ लाइनें ऐसे लगी हुई हैं। तो m क्या है, टोटल रोज आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसमें आर नेट, अब इसमें 2-3 चीजें पूछ सकते हैं। पहली बात आर नेट पूछ सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे होल सर्किट का। देखो बहुत इजी है, बस आराम से देखना। पहले देखो आपको मैंने क्या बताया था कि जब सेल्स अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, सेल्स अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2 + R3 ऐसे। अब मैंने इधर क्या लिया, लेकिन ये मैंने जो सर्किट बनाया है इसमें जनरली आपको ये दिया होता है कि सेम टाइप के ही शेल लगे हुए हैं, है ना, कि सबका EMF E ही है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि सबका EMF E है। तो आपका अब आर नेट क्या होगा उसकी बात करते हैं पहले। तो आर नेट क्या होगा, पहले तो देखो सिंपली आप क्या करो, इसका आर नेट क्या होगा, मान लो देखो आपको मैंने क्या कहा कि आपके पास आर रेजिस्टेंस मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। पहले हम फर्स्ट रो को ही देखो, आप फर्स्ट रो को देखो, तो इसमें मान लो ये आपका R है, ए भी आपका R है, ए भी आपका R है, ए भी आपका R है, तो ऐसे n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आपका R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होगा, R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होगा, NR के बराबर। सिंपल सी बात है ना। देखो आपके मान लो 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, 2 मान लो 4 रेजिस्टेंस हैं, मान लो भी 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 सेम टाइप के ही रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हैं, तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होता है, 4R। ठीक है ना, सिंपली बात है, क्योंकि आपकी R1 की वैल्यू भी R है, R2 की भी वैल्यू R है, R3 की वैल्यू भी R है, R4 की वैल्यू भी R है, तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होता है, 4R। 4 सेम टाइप के 4 रेजिस्टेंस जब आपके सीरीज में लगे हैं तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, 4R। जब 5 रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के या सेम मैग्नीट्यूड के आपके सेम सीरीज में लगे हो तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, 5R। 100 रेजिस्टेंस आपके अगर सीरीज में लगे हैं सेम टाइप के तो उनका R इक्विवेलेंट क्या होगा, 100R। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है ना, R+R+ ऐसे आप 100 बार करोगे तो 100R ही होगा। तो वही मैंने कहा कि जब इस पहले में इस वाली सीरीज में आपके R ही था, तो सेम रेजिस्टेंस मतलब सेम रेजिस्टेंस के n रेजिस्टेंस आपके पास हैं, तो आपका R इक्विवेलेंट एक रो का कितना आएगा, एक रो का कितना आएगा, NR, है ना। NR आपका आएगा R इक्विवेलेंट ऑफ 1 रो। ठीक है ना, तो अभी हम आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका आपने NR निकाल लिया कि आपको पता लग गया कि एक रो के लिए रेजिस्टेंस कितना है, NR। ठीक है, ऐसे ही इसका भी NR होगा।
इसका भी एन आर होगा। ऐसे जितनी भी आपकी रोज लगी होंगी, इधर मैं 3 ही दिखाई हैं आपको, लेकिन ऐसे मानो कि एम रोज हैं कि एक और है एक और है, ऐसे मैंने दिखा नहीं सकते ना इतनी, तो 3 दिखाई हैं, लेकिन मानना कि एम रोज हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो पहले आपने पहले सिंपली एक रो को देखा, तो रो को देखा तो रो का आर इक्विवेलेंट कितना आया, एन आर। एक मतलब आर इक्विवेलेंट ऑफ रो, आर इक्विवेलेंट ऑफ 1 रो कितना आया, एन आर। अब पूरे का अगर आपको निकालना तो आपको पहले ये बात पता है कि इसका भी आर इक्विवेलेंट एन आर है, इसका भी एन आर है, इसका भी एन आर है, ऐसे चौथे का भी एन आर होगा, पांचवें का भी एन आर होगा, सबका आर इक्विवेलेंट एन आर है, क्योंकि हर एक रो में एन नंबर ऑफ ही शेल हैं। तो इसमें एन नंबर ऑफ शेल हैं, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आर। इसका भी, इस पूरी रो का भी क्या होगा, एन आर। इस पूरी रो का भी क्या होगा, एन आर। तो आपको अब क्या समझ आया कि जितनी भी आपकी रोज हैं, जितनी भी आपकी रोज हैं, जैसे एक रो ए है, एक रो ए है, एक रो ए है ना, ऐसे मान लो ये लगी है, तो इसका रेसिस्टेंस भी आपका एन आर है, इसका भी एन आर है, इसका भी एन आर है। ऐसे आपके पैरेलल में अब ऐसी चीज बन गई, सिंपलीफाई हो गया और सर्किट। पहले आपने ऐसे इसका निकाला तो आपका एन आर आया, तो आपने बाद में देखा कि एन आर के आर इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, अब देखो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा, आर बाय नंबर ऑफ शेल्स कनेक्टेड। तो आपके मतलब एन आर रेजिस्टेंस का, एन आर रेजिस्टेंस के एम शेल्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपका आर नेट ऑफ होल सर्किट क्या हो जाएगा, एन आर बाय एम। समझ आया? जेई वाले बच्चों को तो समझ आ गया होगा, नीट वाले बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो 1 मिनट फिर से सुनो। क्या बस मैंने किया, पहले मैं सिंपली एक रो का रेजिस्टेंस निकाला, एक रो का रेजिस्टेंस निकाला। आपका एक रो का रेजिस्टेंस क्या आया, एन सेल्स थे एक रो में, तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या आया, एक रो का मतलब इस रो का क्या आया, एन आर। इसी तरह सेम इस रो का भी एन आर होगा, इस रो का भी रेजिस्टेंस एन आर होगा। अब देखो ऐसे ही आपके एम रोस लगी हैं, तो हर एक का रेजिस्टेंस एन आर होगा, हर एक का रेजिस्टेंस एन आर होगा। अब आपकी सेम, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सेम रेजिस्टेंस, सेम मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 रो, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 रो डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज देयर, है ना, कितने रोज कितने रेजिस्टेंस हैं आप ये बता सकते हो। तो आपका एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक रो की वैल्यू क्या आई, आर एन, एक की वैल्यू क्या है, एन आर, दूसरे की भी एन आर, तीसरे की भी एन आर, तो ऐसे एम रोज लगी हैं, तो अब आपका आर नेट क्या हो जाएगा, एन आर बाय एम। ऐसे आपका आर नेट डायरेक्ट, यार नीट वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रैमिंग करते हैं। क्रैम ना करना, याद ना करना, रट्टा ना मारना, सोच समझ के करो, है ना, कि आपका पहले रो का आर एन हुआ, पहले रो का एन आर हुआ, दूसरे का भी एन आर है, तीसरे का भी एन आर है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि जब सेम टाइप के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो आप क्या करो, बस रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 रो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज आपका क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 रो क्या था, एन आर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, एम है, तो एन आर बाय एम आपका आर नेट आ गया। क्लियर है? ई इक्विवेलेंट की बात करें तो ई इक्विवेलेंट भी सिंपल है। देखो अब क्या है, पहले एक रो का निकाल लो, उसके बाद अपने आप निकाल लेना। पहले मान लो ये फर्स्ट रो है आपकी, फर्स्ट रो में आपके एन सेल्स हैं और एन सेल्स आपके सीरीज में लगे हुए हैं, तो आपका ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, एन ई, है ना। ई इक्विवेलेंट आपका एक रो का, एक रो का आपका एन इक्विवेलेंट क्या है, ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, एन ई, है ना। कि आपके मान लो 2 सेल्स हैं, मान लो आपके, पहले छोटी सी एक बात लें कि अगर आपके पास 2 सेल हैं सेम टाइप के और उसका ई इक्विवेलेंट आपसे कोई पूछे तो ई इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होता है, E1 प्लस E2, ऐसे आप करते जाते हो। तो आपके पास अगर 2 सेम टाइप के शेल हैं तो उसका ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 भी आपका E है, E2 भी आपका E है, तो ई इक्विवेलेंट क्या हुआ, 2E, है ना। इसी तरह अगर आपके पास 3 शेल होते तो 3E आंसर होता, 4 होते तो 4E आंसर होता। ठीक है, तो इधर आपके पास N शेल्स हैं तो आपका ई इक्विवेलेंट क्या आया, NE। लेकिन अभी आपने एक शेल, एक रो का निकाला है, अब इसका ई इक्विवेलेंट एक रो का कितना आया, NE, इसका भी कितना होगा, NE ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ शेल इधर भी लगे हैं, तो और तीसरे वाले रो का भी कितना होगा, NE होगा। ऐसे m नंबर ऑफ रोज लगी हैं, हर एक का रेजिस्टेंस NE ही होगा। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब रेजिस्टेंस सेम मतलब सेम इक्विवेलेंट के, मतलब सेम EMF के
सेम ईएमएफ के सेल्स आपके पैरेलल में लगे हो तो आपका ई इक्विवेलेंट क्या होता है, एक ही सेल के बराबर होता है ना। मैंने आपको बताया था कि देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ई इक्विवेलेंट बराबर आपका ई के ही होगा जब आपके हर एक सेल की ईएमएफ की वैल्यू सेम होगी। तो इसमें भी बस आपका इसलिए आपका ई इक्विवेलेंट आया एन ई के ही बराबर, क्योंकि एक रो का ईएमएफ क्या था, एन ही, इसका भी एन ही है, इसका भी एन ही। मतलब अब आपके एन नंबर ऑफ मतलब एम नंबर ऑफ जो बैटरी है वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। मतलब आपका क्या बना, इसको भी हम ऐसा सर्किट में दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। जैसे आपका पहले उसका आपने निकाला, चलो पहले मैं बना देता हूं। देखो ये आपकी चीज है, पहले आपने सीरीज का निकाल लिया कि इसका ई इक्विवेलेंट तो निकालना आ गया ना। देखो आपके एन नंबर ऑफ शेल्स हैं, एन नंबर ऑफ शेल्स हैं, हर एक शेल का ई क्या है, ई है ना। मतलब ई की वैल्यू क्या है, ई है। तो अब आपके एन नंबर ऑफ शेल हैं तो ई इक्विवेलेंट ऑफ वन रो कितना आएगा, एन ई। तो ई इक्विवेलेंट ऑफ वन रो कितना आया, एन ई। इसी तरह इस रो का भी एन ई होगा, इसी तरह इस रो का भी एन ही होगा। ऐसे मान लो एम रोज लगी है, मेरे पास जगह नहीं है एम रोज बनाने की, है ना। ऐसे मान लो लेकिन एम रोज लगी हुई है। तो अब आपको मैंने क्या बताया है कि जब पैरेलल में शेल्स लगे हो और हर एक शेल का ईएमएफ सेम हो, देखो इसका भी ईएमएफ एन ही है, इसका भी ईएमएफ एन ही है, इसका भी एन ई ही है, ऐसे एम लगे हैं। तो जब आपके मतलब सेम टाइप के ही शेल पैरेलल में लगे हो और तो उनका ई इक्विवेलेंट क्या होगा, एक ही शेल के ईएमएफ के बराबर। तो एक शेल का ईएमएफ कितना है, एन ई, वही आपका ई इक्विवेलेंट के बराबर भी होगा। सेम वही बात जो हमने इधर करी थी। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी डायरेक्ट यूज हो रही है इसको क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से एक बार फिर रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। आर नेट हमने कैसे निकाला, सबसे पहले आपने एक रो का निकाला, तो एक रो सीरीज में है तो आपका आर इक्विवेलेंट सीरीज का क्या आया, एन आर आया। अब आपके पास एन आर रेसिस्टेंस का ही एन आर रेसिस्टेंस के एम नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलल में लगे हैं, है ना। तो एन आर आपके पास एन आर रेसिस्टेंस के एन आर मैग्नीट्यूड के रेसिस्टेंस के आपके पास एम रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलल में लगे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब सेम मैग्नीट्यूड के मतलब सेम टाइप के रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगे हो तो आप क्या करोगे, रेसिस्टेंस क्या उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ वन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपके पास एन आर रेसिस्टेंस के एम रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे थे तो एन आर आपका एक रो का था तो एन आर डिवाइड बाय एम आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ई इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, एन ई, जिसकी अभी हम एक्सप्लेनेशन दे के हटे हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब आपका आई क्या हो जाएगा, आई बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आई आप जैसे इसमें हमने बात की थी ना, आई का फॉर्मूला ये था आपका। तो अब आपका ई इक्विवेलेंट क्या बन गया, एन ई। बस आपने ई इक्विवेलेंट की जगह एन ई की वैल्यू पुट कर दी इस केस में। तो आई ई इक्विवेलेंट आपका क्या है, एन ई, तो हमने एन ई पुट कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट इस केस में आपका एन आर बाय एम होगा और प्लस में आर, आपका प्लस में आर कैपिटल आर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये था यार आपका मिक्स कॉम्बिनेशन जिसमें मैंने पहले सीरीज में सेल लगाए, उनको फिर आपस में बाद में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उनको आपस में पैरेलल में बाद में कनेक्ट कर दिया। क्लियर है बात। उसके बाद एक चीज और पूछ लेते हैं कि आई मैक्स कब होगा। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि जब करंट, आपसे पूछ सकते हैं कि करंट सर्किट में मैक्सिमम कब होता है, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखना, एडवांस में तो आ ही जाती है कि करंट मैक्सिमम कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो आपका आई मैक्सिमम हो जाता है, कि मैक्सिमम करंट हो जाता है। तो याद रखना कि आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू मेक करंट मैक्सिमम, कि मैक्सिमम करंट फ्लो करे, तो आप क्या कहोगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तो आपका क्या हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। उसी प्रॉपर्टी को मैंने इधर यूज किया है कि आपसे अगर कोई पूछे कि इस सर्किट का आई मैक्स कब होगा, तो आप क्या बोलोगे कि जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, आपकी आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या थी, इफेक्टिव वैल्यू क्या थी, एन आर बाई एम। तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे आपका आई मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है बात।
तो ठीक है, ये अपनी पूरी स्लाइड यार खत्म होती है। अब मैं देखता हूं कि कितनी ड्यूरेशन की वीडियो बन चुकी है। अगर ज्यादा लेंथी हो गई है तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो आपके 2 शॉर्ट में लेक्चर खत्म कर देंगे। तो सॉरी यार, बीच में लाइट चली गई थी, लास्ट मोमेंट पे लाइट चली गई। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि 2 शॉर्ट में अगर इसको, या तो आपका लेक्चर मैंने अभी देखा कि सफिशिएंट तैयार हो गया है, 1 घंटे प्लस का जा चुका है, तो अब इस लेक्चर को हम इधर तक ही रखते हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर को इधर तक ही रखते हैं, 2 शॉर्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे। मैंने सोचा था यार वैसे कि 1 शॉट में ही खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ी एनर्जी लो लग रही है मुझे, और आपको अगर मैं अभी दूसरा शॉट मतलब दूसरी स्लाइड शूट करने में टाइम लग जाएगा और आपके डिले ना हो, इस करके आपको मैं कम से कम जितना शूट हो गया है उतना तो लेक्चर दूं। तो आप पहला शॉट आज कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट शॉट हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, उसको भी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट शॉट में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।